All right, so बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये टॉपिक है हमारा आज का, क्योंकि हमने फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन यू नो सेम एज फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन के, उसमें आप जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे बिजनेस से जो कि लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में है, तो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में यू इंटीग्रेट विद another business which is at an earlier stage of production। और उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है भला? एग्जांपल दो आप। एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रही बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन की? A car showroom merges with the car manufacturing business. Very good. Yes, that's right. So it means that tertiary sector business is merging or taking over a business in secondary sector. So that's right, it is backward vertical integration. All right, so now if we see the advantages, so the first one is profit margin of the supplier is enjoyed by the business। ये हमने पीछे भी पढ़ा था फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी, उसमें जो रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन है वो मैन्युफैक्चरर को मिल रहा था। तो यहाँ पर जो सप्लायर का प्रॉफिट मार्जिन है वो अब उस बिजनेस को मिलेगा विच इज टेकिंग ओवर अ बिजनेस एट एन अर्लियर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि अगर पहले आपने जो एग्जांपल दिया है हम इसी को यूज कर लेते हैं कि पहले कार शोरूम ओनर था और वो गाड़ियां मैन्युफैक्चरर से खरीदता था और फिर आगे सेल करता था। तो मैन्युफैक्चरर का अपना प्रॉफिट है और कार शोरूम ओनर का अपना प्रॉफिट था। तो अब जब कार शोरूम ओनर ने कार मैन्युफैक्चरर को खरीद लिया है, इट मींस दे आर गेटिंग द कार ऑन कॉस्ट, यानी कि जितने की बन रही है उतने की ही कार शोरूम ओनर को मिल रही है, बिकॉज बोथ बिजनेसेस आर नाउ कंसिडर्ड एज वन बिजनेस। तो अब वो जो प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को होना था वो भी शोरूम ओनर का होगा, और जो शोरूम ओनर को प्रॉफिट होता था वो तो उसका है ही है। तो ये है कि प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द सप्लायर वो अब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उस बिजनेस के ओनर के पास चला जाएगा जो कि टेक ओवर कर रहा है उस बिजनेस को। तो ये एक फायदा हमें नजर आ रहा है। और प्रॉफिट इज, आपको पता ही है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एवरी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस का। उसके बाद अगर हम सेकंड एडवांटेज देख लें तो सप्लायर कैन रिफ्यूज टू सप्लाई अदर मैन्युफैक्चरर्स। यस पॉसिबल कि आप लेट्स से कि आपकी ना गारमेंट्स फैक्ट्री है, यू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स एंड यू बाय अर्लियर बिफोर द टेक ओवर you used to buy cotton from a cotton farm grower या cotton grower जो भी है। अब वहां पर अब वो आपने कॉटन फार्म को टेक ओवर कर लिया, अब इसका मतलब वो फार्म आपका हो गया। अब वो जो कॉटन फार्म या जो कॉटन ग्रोअर था वो अर्लियर सप्लाई कर रहा था डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो कि क्लोथ्स के बिजनेस में थी या मैन्युफैक्चर करती थी। अब नाउ बिकॉज इट्स you are the owner and it is part of your business, तो अब आप आसानी से रिफ्यूज कर सकते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को, और वो कौन होंगे? ऑब्वियसली दे वुड बी योर राइवल्स, योर राइवल बिजनेसेस, आपके जो कंपेटिटर्स हैं, क्योंकि वो भी कपड़ा बना रहे हैं, आप भी कपड़ा बना रहे हैं, वो भी लेते थे कॉटन ग्रोअर से, आप भी लेते थे कॉटन ग्रोअर से, फार्मर से, तो ये फार्म ओनर जो भी है। तो अब ये है कि वो आपका फार्म हो गया, तो अब यू कैन सिंपली रिफ्यूज अदर मैन्युफैक्चरर्स। और अगर उस कॉटन की क्वालिटी लेट्स से बहुत सुपीरियर है तो नाउ अदर्स कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट। अब वो कॉटन सिर्फ आपके कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होगी, दैट विल मेक योर क्लोथ सुपीरियर। अदर्स जो आपके कंपेटिटर्स हैं जो पहले ले रहे थे उससे, नाउ दे हैव टू सर्च फॉर अनदर सप्लायर, so it may take time, or even if they get a supplier, the supplier may not be offering, जो दूसरा supplier होगा may not be offering the same quality of cotton। तो उससे आपकी क्वालिटी चूंकि प्रोमिनेंट हो जाएगी, नजर आएगी कि you have a competitive advantage, that is the advantage over your competitors in terms of quality। तो लोग फिर आपसे ही बाय करेंगे rather than from them, जिससे आपका कस्टमर्स बढ़ेंगे, मार्केट शेयर बढ़ेगा, रेपुटेशन बिल्डअप होगी। तो ये इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। थर्ड वन इज
assurance of regular supply. Yes, this is also a very important part when you are running a successful business के आपको orders आए हुए हैं and you want to meet your orders within the time frame given, especially अगर peak season चल रहा है और आपको जल्दी अपने orders meet करने हैं, तो आपको ये श्योर करना है कि आपको सप्लाईज रेगुलर आती रहें। मतलब आप कुछ भी बना रहे हैं तो सप्लाईज अगर रेगुलर नहीं होंगी, लेट्स से कि यू आर अ शू मैन्युफैक्चरर और आपको लेदर की जरूरत है और लेदर आप सप्लायर से बाय करते हैं, तो आपको ये श्योर करना है कि वो आपको रेगुलर सप्लाई करे। लेकिन कभी हो जाता है सप्लायर आपको टाइम पर सप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि वो और लोगों को भी सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। यू वोंट बी एबल टू मीट द डिमांड, रेपुटेशन विल बी अफेक्टेड एंड द कस्टमर्स माइट नॉट बाय फ्रॉम यू। वो उनसे बाय कर लेंगे जिनके पास वो चीज अवेलेबल होगी, यानी कि शूज अवेलेबल है। फर्ज किया जो शू रिटेल शॉप्स हैं जहां जूते बिकते हैं वो आपसे डिमांड कर रहे हैं और आप ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे। व्हाई? बिकॉज योर सप्लायर इज डिलेइंग इट, वो नहीं कर पा रहा किसी वजह से। तो वंस यू टेक ओवर योर सप्लायर, तो अब आपको पता है कि आपकी प्रेफरेंस सिर्फ आपका बिजनेस है जो कि शू मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली इट विल बी मेड श्योर कि लेदर which will be used as a raw material while manufacturing shoes, it will be available all the time whenever it is needed, जिससे आप टाइमली डिमांड पूरी कर सकेंगे। अगेन बेटर रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी ऑब्टेन होगी और आपकी सेल्स मेंटेन होगी और न्यू कस्टमर जो है ना वो भी यू विल बी एबल टू मेक, तो उससे सेल्स में और प्रॉफिट में और इजाफा। इसी तरह से quality and cost of the supplies can be controlled. Yes, that is also possible because the cost of the supplies कैसे कंट्रोल होगी, क्योंकि अब वो आपका बिजनेस है, तो you can see how can we reduce the cost or how can we increase the quality. How? Because अब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में जो आपने करना है तो आपको पता है क्या लूप होल्स आते हैं या व्हाट आर द प्रॉब्लम वी फेस व्हाइल डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, या कॉस्ट आपकी थोड़ी हायर साइड पे चली जाती है या क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जो आप चाह रहे हैं। ऑल्दो कस्टमर्स माइट बी बाइंग फ्रॉम यू, लेकिन आपको लगता है कि स्टिल समथिंग इज मिसिंग, तो अब आपका सप्लायर आपका है, इसका मतलब है यू कैन मेक चेंजेस इजीली। अदरवाइज अगर आप सप्लायर को कहोगे कि जी मुझे ये क्वालिटी चाहिए, तो सप्लायर माइट गिव यू एन आर्गुमेंट, या आपको जवाब दे सकता है जी हम इस क्वालिटी की चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते या नहीं करते, ठीक है, या हम इससे कम कॉस्ट नहीं कर सकते। अब नाउ बिकॉज द सप्लायर बिलोंग्स टू यू एज वेल, तो आप जो है ना यू कैन टेक एवरी पॉसिबल स्टेप विच कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड विच कैन अपलिफ्ट द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एज वेल, जो कि एज अ रिजल्ट आपके फाइनल प्रोडक्ट में जो आप बना रहे हैं, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो गारमेंट्स हैं, चाहे वो सेल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वट एवर इट इज, उसकी क्वालिटी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रूव कर जाएगी उसकी। तो ये एक फायदा इसमें और हमें नजर आ रहा है, और कर जाएगी तो उससे आपको पता है कि क्या फायदा आगे हो सकता है। कॉस्ट कम होगी तो वो ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा ही ना, या ये हो सकता है कि कॉस्ट कम हो और आपकी क्वालिटी अप टू द मार्क है, तो कस्टमर जो है ना उनको लगे कि इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी, मतलब कीमत जो है वो कम है और क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट और फिर आपसे ही बाय करेंगे। एंड इवन इन टफ कंपटीशन you will be able to survive, even you will be progressing compared to other businesses because of that backward vertical integration. Okay, any question regarding the advantages which I developed? No, sir. No. Okay, moving onwards, conglomerate integration, इसका another name given to it is diversification, और इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे बिजनेस के साथ मर्ज कर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं विच इज एन एंटायरली न्यू इंडस्ट्री, मतलब आपका कोई उससे लेना देना या लिंक है ही नहीं। अगर ऐसे हो तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। और डाइवर्सिफिकेशन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। ये कब वर्ड इस्तेमाल होता है, डाइवर्सिफाई हम कब वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जी जब एक बिजनेस जो है वो अब जिस मार्केट में वो ऑपरेट करता है वो उससे एंटायरली डिफरेंट मार्केट में भी ऑपरेट करना शुरू करता है। मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई है कि आप शू मेकिंग करते हैं और आप कार मैन्युफैक्चरिंग में भी चले गए। आप शू मेकिंग और कार मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट इट इज एंटायरली डिफरेंट, लेकिन वंस यू टेक ओवर अ बिजनेस विच मैन्युफैक्चर्स कार्स, तो अब आप कार मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट में भी चले गए, शू मार्केट में तो आप ऑलरेडी हैं। तो ये क्या हुआ कि ये हम कहते हैं कि आप डाइवर्सिफाई आपने कर लिया है या डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो मैंने पहले लिखा भी हुआ है आपके सामने है कि इट स्प्रेड्स द रिस्क टेकन बाय द बिजनेस। और वो कैसे रिस्क स्प्रेड होता है कि इमेजिन के कार मार्केट इज गोइंग डाउन,
people are not demanding cars much because of some reason. ठीक है, तो still your shoe market is growing and people are still buying shoes, even the demand of shoes has increased. So the loss you are facing or the fall in sales you are experiencing in car manufacturing market, वो cover हो रही है आपकी shoe market से, कि एक जगह से sales अगर गिर भी रही है तो दूसरी जगह बढ़ रही है, तो you will be able to compensate that fall in sales या the loss you are facing in the other market. और ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि the whole year or your sales keep on rising, या कोई ऐसा point of time आए ना in the life of the business कि उनको foreign sales या loss face ना करना पड़े, ऐसा होता है. तो if you are having conglomerate integration, so it actually avoids you from a big loss or a huge fall in sales in total. वो आपको कवर आप कर पाते हैं इस वजह से, तो आपका सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं इवन इन टफ सिचुएशन, के रिसेशन भी आया हुआ है, इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है, स्टिल यू आर एबल टू फेस दैट, और आप वहां से वो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस उसको मैनेज करके वहां से निकल जाते हैं. और दूसरे जो आपके बिजनेसेस हैं वो फिर ऑब्वियसली दे हैव टू क्लोज इट डाउन देयर बिजनेसेस. तो ये एक एडवांटेज है. फिर उसके बाद हम सेकंड देखें तो ट्रांसफर ऑफ न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस हेल्प द बिजनेस टू रन सक्सेसफुली. अब ये एक आइडिया आप जरा समझ लें कि कैसे, कि न्यू आइडियाज यहाँ कॉन्ग्लोमरेट में क्यों आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में क्यों नहीं आ रहे. द रीजन इज, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से in a country there is a cell phone market, and you know that cell phone is a growing market, and in Pakistan everybody is buying, even if you are an ordinary worker, a raw laborer जो कि ईंटें उठाते हैं, वो भी they use smartphone these days as well, and market is even growing. तो अब अगर ये सिलसिला है तो इसका मतलब है कि let's say all of a sudden you start experiencing fall in sales or loss. तो अब आपके पास जितने भी लोग मौजूद हैं जो कि सेल फोन की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे आपने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की हो, वर्टिकल की हो, हैं तो वो सेल फोन की इंडस्ट्री से रिलेटेड ना. हमने पढ़ा था कि स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो डिफरेंट हो सकती है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में सेम रहती है, लेकिन नेचर ऑफ इंडस्ट्री सेम रहती है. तो सेल फोन की मार्केट या इंडस्ट्री वही रहेगी. तो इसका मतलब है आप जिससे मर्जी आइडिया ले लें, एक्सपीरियंस ले लें, देयर आइडिया एंड एक्सपीरियंस विल बी मोर और लेस द सेम, क्योंकि उन्होंने कभी फॉरेन सेल्स या लॉस एक्सपीरियंस नहीं किया. तो दे कांट गिव यू एन आइडिया, दे कांट गिव यू द सॉल्यूशन हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. लेकिन अगर आपने कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन किया हुआ है और एक सेल फोन मार्केट है, दूसरी लेट्स से कि आपकी कंस्ट्रक्शन की मार्केट है, ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, तो उन्होंने लॉस एक्सपीरियंस किया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और आपने उनके साथ किसी बिजनेस के साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है मर्ज किया हुआ है. तो नाउ दे कैन टेल यू दैट हाउ डिड दे मैनेज दैट, how did they get out of that at that time of trouble when loss was being experienced by their business. क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. जिन्होंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, how can they give you the right solution? वो नहीं दे सकते. तो कॉन्ग्लोमरेट में ये फायदा है कि न्यू आइडियाज विल कम, और उससे आप अपने बिजनेस को बेहतर भी कर सकते हैं, or when you are in trouble you can get out of it easily because of their useful suggestions and the experiences they are having, which are entirely different from your market where you are operating. तो आप बिजनेस को सक्सेसफुली इस तरह से रन कर पाएंगे. Got it? Yes. All right. इसमें डिसएडवांटेज नहीं है, कुछ बच्चे कहते हैं, तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, और वो क्या हो सकता है कि अब जैसे मैं यहाँ एक डिसएडवांटेज ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ नहीं हुआ अभी, तो आप भी इसको ऐड कर सकते हैं. कि ये देखिए, मैं यहाँ ऐड करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, लैक जस्ट अ मिनट, बैड reputation of one business in another market may disrupt the sales of the other business as well. ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. In another market, bad reputation of one business in another market may disrupt the sales of other business
as well सही नहीं लिखा हुआ, as well in another उस मार्केट में in sorry the sales of other business as well. अच्छा, अब ये कि लेट्स से कि आप कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं यार, अभी यही एग्जांपल ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन की और क्लोज की। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गया है in terms of quality and people feel that you are not using quality raw material to construct houses or whatever you are constructing or buildings, ठीक है जी, or malls. So now your other business might be running successfully. Okay, your other business might be satisfying the customers to the maximum level. लेकिन वो जो effect है वो इस पे भी आएगा. People can start thinking, okay, it's the same business, so maybe the quality would be compromised there as well. अगर नहीं की तो आगे कर लेंगे, या हो सकता है इन्होंने भी compromise कर ली हो. So that could be devastating for the other business as well. तो ये एक issue आ सकता है इसके अंदर, कॉन्ग्लोमरेट के अंदर. दूसरा ये है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है उस बिजनेस को चलाने का. आप टेक ओवर कर देते हैं तो यू हैव नो आइडिया हाउ टू रन दैट बिजनेस, नो एक्सपीरियंस टू रन a business which is in another industry. ठीक है जी. तो ये हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं क्योंकि फायदे नुकसान दोनों आपको पता होने चाहिए. अच्छा, इसी तरह से मैं ऊपर भी अगर देख लूं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन तो कवर कर ली हुई है, तो बिफोर वी मूव ऑन ऊपर अगर हम देख लें तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर फायदे हैं, नुकसान नहीं है नजर आ रहा. तो इसका भी नुकसान अगर मैं देखूं तो एक बात करता हूँ, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन अगर आपने करनी है तो क्या नुकसान आ सकता है. वही बात के लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द अदर बिजनेस. क्योंकि आपको, जैसे कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और आप रिटेलिंग में जा रहे हैं अब, तो आपको रिटेलिंग बिजनेस को नहीं डील करना आता. क्यों? मतलब रिटेलिंग में क्या होता है कि यू हैव टू फेस कस्टमर्स, यू हैव टू डील क्लाइंट्स. मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको कोई रिटेलर ऑर्डर दे देता है, कोई बड़ी कंपनी ऑर्डर दे देती है एंड यू डिलीवर इट. लेकिन रिटेलिंग में यू हैव टू डील एवरी सिंगल कस्टमर इन द वे दे डिजायर. So it actually requires intense marketing skills, communication skills, behavioral skills. तो वो शायद you might be lacking. तो वहाँ एक ये problem in the other business, वो एक problem आ सकती है. तो ये एक issue यहाँ आ सकता है. इसी तरह अगर मैं अगर backward की बात कर लूँ तो वहाँ पर भी यही हम disadvantage आसानी से लिख सकते हैं कि lack of experience in the बिजनेस. तो उससे क्या होगा कि दोनों सूरतों में फॉरवर्ड हो गया. अब आप फर्ज किया कि आप थे रिटेलिंग में, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहे हैं, तो अब लॉट ऑफ टेक्निकलिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग. इट्स नॉट अबाउट डीलिंग क्लाइंट्स, इट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर द पीपल. तो अब आपको पूरे ऑपरेशंस को हैंडल करना है, इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, लेबर है, रॉ मटेरियल है, वगैरह वगैरह. तो अगेन आपके पास शायद वो रिक्वायर्ड स्किल ना हो, उससे वो बिजनेस स्ट्रगल करेगा, लॉस मेकिंग हो सकता है बन जाए, फॉरवर्ड हो या वर्टिकल हो. तो उस लॉस का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे भी आएगा कि आपके ऑब्वियसली अब आपको प्रॉफिट क्या, आपको वो लॉस भी बियर करना पड़ेगा बिकॉज दैट बिजनेस बिलोंग्स टू यू एज वेल. तो चाहे फॉरवर्ड हो या वर्टिकल हो, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से अगर आप नहीं से सही से रन कर पाएंगे एंड यू सफर लॉस, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर एग्जिस्टिंग बिजनेस एज वेल, जो आपका बहुत अच्छे से चल रहा था. लेकिन अब आपको मसला पड़ गया कि अब आपको लॉस भी बियर करना पड़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट वो उस बिजनेस का भी स्क्वीज कर रहा है जो कि अच्छे से चल रहा है एंड यू आर एबल टू सेटिस्फाई कस्टमर्स टू द मैक्सिमम लेवल. इसी तरह अगर मैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की तरफ आ जाऊं तो वहां पर भी, क्योंकि एटलीस्ट एक डिसएडवांटेज तो आपको देना ही देना है, तो मैंने कहा मैं वो जरूर ऐड कर दूं. तो अब एक डिसएडवांटेज अगर हम हॉरिजॉन्टल का लेने, तो आपको एक राइवल बिजनेस खरीदना है. ठीक है, तो एक राइवल बिजनेस क्यों चाहेगा कि उसको उसका कॉम्पिटिटर खरीद ले? उसके लिए मैंने एक वो ऊपर लार्जर कैपिटल जहां लिखा हुआ है ना, जहां एडवांटेज, तो आपको ये भी यहाँ पे मैं एक और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं कि ह्यूज फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू टेक ओवर योर competitor.
अगर आप टेक ओवर कर रहे हैं, क्योंकि मर्जर में तो टेक ओवर नहीं करना, मर्जर में तो आपको बाय नहीं करना, उसको इसकी मैं उसका डिसएडवांटेज नहीं बता रहा, लेकिन इफ यू आर टेकिंग ओवर तो यू नीड टू गिव अ सूटेबल ऑफर टू योर कॉम्पिटिटर, अदरवाइज वो क्यों सेल करेगा अपना बिजनेस, वो कहेगा जी मैं चला रहा हूँ, आपके साथ मुकाबला कर रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल दैट कॉम्पिटिटर गेट्स अ वेरी गुड ऑफर। तो उसके लिए आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए होगी ताकि आप उसको ऐसी ऑफर करें जिसपे वो फिर रिफ्यूज ना करें एंड यू विल बी एबल टू टेक ओवर इट सक्सेसफुली। तो ह्यूज फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू टेक ओवर योर कंपटीटर, इसके लिए फिर हम लिख सकते हैं मे हैव टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक। तो अब बैंक को आपको वापस भी करना है, फिर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, आपको पता है, ठीक है ना जी। तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, वो आपके प्रॉफिट को कम कर सकता है। तो ये एक इशू, ये मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है ये इसकी डेवलपमेंट की तरफ इसको लेकर जाता है। ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक एंड हैव टू पे इंटरेस्ट टू, और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, प्रॉफिट को कम करेगा, राइट। अच्छा, तो इसी तरह से नीचे जो मैंने कहा है डेवलपमेंट कहीं कहीं मैंने की है। अभी जो मैंने एडवांटेज बताया है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन का, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन अदर बिजनेस, तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि मे सफर लॉस, ठीक है, दैट मे अफेक्ट द अदर सक्सेसफुल बिजनेस, क्योंकि आपको लॉस तो बियर करना पड़ेगा ना आपको। तो ये आप ये जो ये डेवलपमेंट है और ये आप दोनों में लिख सकते हैं। मैं एक मिनट इसको नीचे भी इस्तेमाल कर लूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसको इसी डेवलपमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, सो वी आर डन। एक एक हमने डिसएडवांटेज बता दिया, इट्स फाइन, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक डिसएडवांटेज जरूर लिखना पड़ता है, स्पेशली जब आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो हमने P2 के क्वेश्चन अभी नहीं किए, बट यू हैव टू डू इट इन सच क्वेश्चंस। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम आगे हैं व्हाई डू बिजनेसेस स्टे स्मॉल, बिजनेस छोटे क्यों रहते हैं, इसकी तरफ बात कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो रीजन लिखा हुआ है, मार्केट साइज इज स्मॉल। आपको पता है कि मार्केट साइज क्या होता है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वैसे आगे, कि व्हेन देयर इज वेरी लो सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स ही कम है तो सेल्स भी बड़ी कम होती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट कम हो रहा है या सेल्स की वैल्यू कम है, नो, मैं कह रहा हूँ सेल्स कम होती है। सेल्स कम होने का मतलब है कि आप नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा नहीं बना सकते। हो सकता है वो बहुत महंगा हो, जैसे हमने बात की लैम्बोर्गिनी आ गई, फरारी है, रोल्स रॉयस है, राडो की वॉच है, ओमेगा की वॉच है, ठीक है। तो ये अब गुच्ची अरमानी के सूट है अगर, तो अब ये बहुत महंगे हैं, लेकिन उनके आप यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड बाय, सिंपल इज दैट। तो आपकी सेल्स कम ही रहेगी, हाँ प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, वैल्यू ऑफ सेल्स ज्यादा हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो जब आपकी सेल्स कम है, आपको पता है कस्टमर्स कम है, तो देयर इज नो पॉइंट इंक्रीजिंग द आउटपुट लेवल और एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। जब आपको पता है कस्टमर ही कम है और वी आर कंफर्टेबल डीलिंग विद दैट और प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है और ज्यादा बढ़ाने का फायदा नहीं है क्योंकि कस्टमर्स नहीं, तो फिर क्या करेंगे, वो आप बिजनेस को छोटा रखेंगे, यानी उसके साइज को छोटा रखेंगे ताकि आउटपुट जो है वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही प्रोड्यूस की जाए। अच्छा, फिर इसी तरह ओनर्स फाइंड इट इजियर टू मैनेज अ स्मॉल बिजनेस। यस, समटाइम ये भी होता है क्योंकि वंस यू गेट इट बिग देन यू हैव टू कट ऑफ योर सोशल लाइफ and a lot of your family time will be consumed by your business as well. तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं हमने सोशल लाइफ भी चलानी है साथ में फैमिली भी, तो इसलिए हम बिजनेस को बड़ा नहीं करेंगे, अदरवाइज वी विल बी engaged heavily in running our business। तो एक ये रीजन भी हो सकता है। फिर to avoid competition and earn significant profits by targeting a niche। yes, niche क्या होती है, ये हमने भी लेटर हम पार्ट में पढ़ेंगे जहां मार्केटिंग का पोर्शन आएगा, लेकिन अगर आपको आइडिया है तो बता दो निश क्या होती है। एनी आइडिया? नो सर। नो, एक्चुअली निश हम बोलते हैं इट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मार्केट। मतलब जैसे भी हमने बात की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि केक की मार्केट, तो लॉट ऑफ पीपल बाय केक्स ना, तो some people buy cake because they have to celebrate the birthday at their home,
some are going to their relatives house, तो वहां पर केक लेके जाना है, किसी की एनिवर्सरी की केक है वो, उसके लिए उन्होंने केक लेना है, कोई किसी का वैसे ही दिल कर रहा है केक खाने का, तो lot of people buy cakes, right? लेकिन अगर आप ये डिसाइड करो we will only make birthday cakes and we'll make it to order, मतलब लोग आएंगे हमें ऑर्डर देंगे और हम ऑर्डर पे बर्थडे केक्स बनाएंगे, राइट, जो कि हैंडमेड होंगे. नाउ इट्स अ निश. अब हर बंदा बर्थडे के लिए केक थोड़ी लेने जाएगा, ये ऑर्डर पे थोड़ी ना बनवाएगा. ये निश हो गई. निश का मतलब है वेरी स्मॉल सेगमेंट, कि बहुत थोड़े लोग होंगे डेली बेसिस पे जो कि बाय करेंगे. रोज कितने लोग आते हैं जो कहते हैं हमारी सालगिरह केक दे दो? बहुत तो नहीं होंगे ना. तो अब इसका मतलब ये है कि आपकी ये निश है. अब निश है तो आपने कहा कि मैं इसी छोटे से सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ द मार्केट, कि मार्केट तो बहुत बड़ी है केक की, लेकिन मैं केक की मार्केट के एक छोटे से पार्ट में ऑपरेट करूंगा. दैट इज व्हाट वी कॉल अ निश, अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, और वहां पर लोगों को चीजें दूंगा. हाँ, अब ये है कि अब आपको छोटे सा पार्ट है तो शायद बड़ी फर्म उस छोटे से पार्ट में ऑपरेट ना करें. वो कहेंगे जी इतने छोटे पार्ट में हम नहीं ऑपरेट करते. क्यों? क्योंकि बड़े बिजनेसेस बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं. उन्होंने वो क्या कहते हैं, बल्क बाइंग डिस्काउंट लेना होता है. बल्क बाय करके वो कहते हैं कि हम इतनी छोटी मार्केट में नहीं जाएंगे क्योंकि हम बड़े लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकते, हमने तो मशीन इस्तेमाल करनी है. तो क्या फायदा एक बहुत महंगी मशीन लेके आप छोटी सी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें एंड रेस्ट ऑफ द डे मशीन लाइज आइडल, तो उसका कोई फायदा नहीं है बड़ी बिजनेसेस को. तो वो नहीं आते जिससे छोटे बिजनेसेस को हेल्प मिलती है और वो उस छोटी सी मार्केट में आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ नो कंपटीशन, या बहुत थोड़ा कंपटीशन होता है. क्योंकि ज्यादा टफ कंपटीशन तो आपको बड़े बिजनेसेस से होता है ना, तो वो नहीं आते ऐसी मार्केट में, क्योंकि उनको तो ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा सेल्स भी करनी है, तो वो यहाँ पर नजर नहीं आती. इसी तरह से थर्ड आ जाए हम, तो व्हेन नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज सच दैट एवरीवन वांट्स द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन रिक्वायरमेंट्स. यस, कि अगर आप हर बंदे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज बना रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो बंदा जो कहता है आप उसके मुताबिक चीज बना के देते हैं. जैसे आप रोल्स राइस को ले लें, आपको पता है रोल्स राइस का? नो सर. द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आप बोलें. क्यों? वो हैंडमेड है. हैंडमेड बनती है लोगों के ऑर्डर पे. इंटीरियर चेंज करना है, कलर क्या करना है, वो ऑर्डर पे बनाई जाती है. जबकि गाड़ियां ऐसे नहीं बनती, आपको पता है अच्छे से ना. गाड़ियां एक साल में एक मॉडल आता है, वही चलता है, हर एक को वही मिलता है. यहाँ ये केस नहीं है. तो इसलिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड. तो वो ऑर्डर पे बन रही है. अब ऑर्डर पे बन रही है तो बहुत कम बनेगी. बाहर के मुल्कों में आपको बहुत कम रोल्स राइस नजर आएगी. आप यूके चले जाएं, वहां पर भी कम नजर आएगी. पाकिस्तान में तो नजर ही नहीं आती ना. तो वो आपका नेचर अब ऐसा है कि आप अपनी गाड़ी ऐसी बना रहे हैं या चीज ऐसी डील कर रहे हैं जहां पर आप ऐसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जहां लोग कहते हैं हमें अपनी मर्जी की गाड़ी चाहिए. जैसे रोल्स राइस है, तो हम रोल्स राइस जब बनाएंगे तो वो कम लोग होंगे ना जो बाय करेंगे. आप अब क्या रोल्स राइस अगर बनाते हैं तो क्या आप 10,000 लोगों को डील कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो हैंडमेड बनाना है आपने, टाइम लगता है. मशीन इस्तेमाल आप नहीं कर सकते या बहुत कम कर सकते हैं. तो इसका मतलब है यू कैन नॉट हैंडल अ लॉट ऑफ कस्टमर्स ऑल्दो यू माइट बी अर्निंग अ लॉट. क्योंकि जब आप बेचेंगे, क्योंकि वो कस्टमाइज होंगी तो पैसे बहुत चार्ज करेंगे आप. जैसे कि रोल्स राइस है, अच्छा वैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आप ज्यादा क्लाइंट्स को डील नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहां लेबर ज्यादा इस्तेमाल करनी है, कैपिटल कम, क्योंकि वो हैंडमेड होगा, ऑर्डर पे होगा. मशीन तो आपको पता है कि दे आर फेमस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन, कि एक जैसी चीजें अगर ढेर सारी बनानी है तो मशीन्स आर द बेस्ट. लेकिन इस केस में नहीं. आप दर्जी को ले लो, ईद पे आपने कपड़े सिलवाने होते हैं तो दर्जी क्या करता है, हर बंदे की बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े सी के देता है. तो दैट इज अगेन कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन. तो अब दर्जी होता है ना अक्सर, ओ जी ईद करीब आ गई है, दर्जी ने काम पकड़ा हुआ है, पूरा नहीं करके दे रहा, ये होता है. दर्जी को भी चाहिए टेलर को कि उसको लिमिटेड कस्टमर्स पकड़ने चाहिए. जब वो ज्यादा पकड़ता है लालच में तो उससे पूरे नहीं होते. तो इसीलिए समझदारी यही है कि व्हेन यू आर इन अ मार्केट वेयर आप, या नेचर ऑफ प्रोडक्ट इस तरह का है कि हर बंदा अपनी मर्जी की चीज मांग रहा है, जैसे कपड़े होते हैं, तो ज्यादातर लोग कहते हैं ना हमारी फिटिंग के मुताबिक कपड़े मिले. तो उस केस में फिर आप लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स को ही डील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन आई गिव यू. मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, टाइम ज्यादा रिक्वायर होता है, तो एट टाइम आप नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत आपके लिमिटेड होते हैं. तो इसकी वजह से भी बिजनेस को स्मॉल रखा जा सकता है. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? नो सर. नो. अच्छा, क्विकली आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ.
और इंटीग्रेशन एंड हाउ टू ओवरकम देम। मैंने लिख दिया क्योंकि पेपर में सवाल भी आया हुआ है। अगर बिजनेस ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो ऑफ कोर्स वो इंटीग्रेशन की वजह से भी हो सकती है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द वे टू ग्रो योर बिजनेस। याद रखना है, तरीके तो दो हैं, एक इंटरनल ग्रोथ और एक एक्सटर्नल ग्रोथ हमने पढ़ा है। वन ऑफ द वे इज इंटीग्रेशन ना, तो इसलिए मैंने 7 स्लैश डाल के इंटीग्रेशन भी लिख दिया कि उसके नुकसान भी, प्रॉब्लम भी सेम हो सकती है। एक डिफिकल्ट टू मैनेज, ऑफ कोर्स वो बिजनेस बड़ा हो गया है, तो अब आपके लिए बिजनेस को मैनेज करना मुश्किल हो गया है, लॉट ऑफ ब्रांचेस, लॉट ऑफ पीपल, तो इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। और समटाइम्स तो टाइम लैग भी होता है। आप पाकिस्तान में, आपकी एक ब्रांच अमेरिका में है, तो आपको पता है देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। जो टाइम है, यहाँ दिन है तो वहां रात है, वहां दिन है तो यहाँ रात है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन का इशू आ जाता है, लोग सो रहे हैं, नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है व्हेन यू एक्सपैंड, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन जो भी, तो उससे ऑफ कोर्स फिर आपकी क्वालिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है, कॉस्ट बढ़ सकती है, मिस्टेक्स ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन उसी रियल टाइम में पास ऑन नहीं हो रही, एम्प्लॉइज आर नॉट क्लियर। तो उसका सोल्यूशन मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तभी मैंने लिखा है हाउ टू ओवरकम देम। वो क्या है? डिसेंट्रलाइज द स्ट्रक्चर। क्या मतलब इसका पता है? No, sir. नो, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि नाउ पावर टू टेक डिसीजंस विल नॉट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु आर एट द टॉप। वरना तो ये होता है ना, जो ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं डायरेक्टर्स हैं, वही डिसीजन लेते हैं, या ओनर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं। इस केस में जब आपको पता है कि योर बिजनेस इज स्प्रेड अराउंड all over the world, so it is better to give the power to the people who are there or physically available, तो वो उनको दे कैन हैंडल प्रॉब्लम्स इन अ मच बेटर वे, क्योंकि वो फिजिकली वहां प्रेजेंट है, तो उनको पावर दे दें टू टेक डिसीजंस रादर देन टेकिंग द डिसीजंस बैक एट होम इन योर फ्रॉम योर होम कंट्री, और दूसरे कंट्री में ऑर्डर दे रहे हैं, तो दैट वुड बी वेरी टफ। तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं, give the powers to them to take the decisions which are related to the production which is going on over there। इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि अब सारे डिसीजन जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं बिजनेस के, वो नहीं लेंगे, वो डिसेंट्रलाइज कर दी जाएंगे, मतलब कि पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी टू लोअर लेवल पीपल हु आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो बेहतर, एक तो मैसेज क्विकली जाएगा क्योंकि अब वो ऑर्डर दे रहे हैं, और उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वर्कर्स को एड्रेस बेहतर तरीके से कर सकेंगे। दे वुड बी नोइंग वर्कर्स मच बेटर, बिकॉज वो फिजिकली उनको जानते हैं, उनसे रेगुलरली मीट करते हैं। अब यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, तो यू माइट नॉट बी नोइंग द नेम्स ऑफ द वर्कर्स, इवन यू डू नॉट नो देम बाय देयर फेस, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। और कौन वर्कर जो है उसको कौन सा टास्क असाइन करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये सूटेबल है, इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है मैनेज करने। फिर हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है पुअर कम्युनिकेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुअर कम्युनिकेशन, यू अंडरस्टैंड, मैंने उसे बात कर दी है टाइम लैग की भी, कि वो स्प्रेड अराउंड है आपका बिजनेस, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन आपकी या तो पहुंचेगी नहीं या देर से पहुंचेगी, एंड मिस्टेक्स में हैपन। तो बेहतर है आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे इंटरनेट आजकल मौजूद है, तो आपने अगर बात करनी है कि somebody who is living far away या working far away from your country, तो आप इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल है, आजकल तो व्हाट्सएप भी आ गया है, तो इजीली कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस, दैट पर्सन कैन इजीली कैन सी दैट मैसेज आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि अगर वहां रात है, वो सो रहा है, कोई बात नहीं, मैसेज चला गया, वो बाद में देख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप डिटेल भी भेज सकते हैं, और उसमें इश्यूज भी नहीं है कि आप को भी लगेगा यू आर फिजिकली प्रेजेंट देयर, क्योंकि आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, तो यू कैन शो थिंग्स टू पीपल एज वेल। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है, कोई बंदा है, तो आप फिजिकली देख सकते हैं इसको, आपका विजुअल आपके सामने होगा, तो दिस कैन सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो कि आप यहाँ बैठे हुए नहीं देख सकते। कि समटाइम होता है ना कि आपको लगता है कि प्रॉब्लम देखनी है, लेकिन आपको सामने प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कोई इक्विपमेंट है, फर्ज किया एक इंजीनियर है, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हु इज नॉट देयर, तो आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो मशीन दिखा सकते हैं, यहाँ ये इशू आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इट कैन बी सॉर्टेड आउट वेरी इजीली। अच्छा, इसी तरह अगर आपके कोई कस्टमर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हु आर इन अनदर कंट्री, यू आर इन योर होम कंट्री, अब आप जाना नहीं चाह रहे क्योंकि ट्रैवलिंग की कॉस्ट है और यहाँ भी इंपॉर्टेंट काम है, तो यू कैन हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद योर इंपॉर्टेंट कस्टमर्स, कि कहीं लूज ना हो जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगता ही है ये कस्टमर को भी कि दे आर इंपॉर्टेंट टू, खाली कॉल पे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो दे माइट नॉट फील दैट इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू मेक देम रियलाइज दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप आईटी का इस्तेमाल करते हैं और फेस टू फेस ही बात हो गई ना उसके अंदर ऑलमोस्ट बैठ के, तो वो फिर कस्टमर बिकम लॉयल, और वो फिर आप उनको
मैनेज करके तो उनको लॉयल कस्टमर बना लेते हैं। तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन है, यस, जब आप एक्सपैंड करते हैं या आप टेक ओवर करेंगे तो एक्सपेंशन की कॉस्ट तो आएगी, इसमें नो डाउट। लोन भी लेना पड़ सकता है, लेकिन उसमें सोल्यूशन क्या दिया मैंने कि अवॉइड करें टू एक्सपैंड टू क्विकली, और एक्सपैंड तब करें जब आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, यानी कि अरेंज फाइनेंस बिफोर हैंड बिफोर टेकिंग द डिसीजन टू एक्सपैंड। आपने पहले देखना है आपके पास क्वेश्चन है फाइनेंस का, इफ समथिंग हैपेंस और यू रिक्वायर मोर फाइनेंस, कैन यू अरेंज इट एट अ शॉर्ट नोटिस? अगर तो आप कर सकते हैं तो देन ओनली देन यू शुड एक्सपैंड। अगर आप एक्सपैंड करते जा रहे हैं बगैर सोचे समझे तो प्रॉब्लम आएगी। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी एक ब्रांच है, एक शॉप है, जहां पे आप फर्ज किया कि ग्रोसरी आइटम सेल करते हैं, आपने लेट से उसमें कैपेसिटी है 500 कस्टमर्स की ऑन डेली बेसिस डील करने की, तो आपके अभी कस्टमर्स हैं 100 और आपने यू ओपन अनदर शॉप, तो आपकी तो भी पहली शॉप ही मैक्सिमम सेल्स पे नहीं पहुंची, आपने दूसरी शॉप खोल ली, उसका भी किराया देना है, उसको भी रेनोवेट करना है, तो आपकी कॉस्ट और बढ़ गई और अभी सेल्स उतनी हुई नहीं है। तो वहां पर आप स्ट्रगल करेंगे क्योंकि आपकी पहली शॉप पे 100 कस्टमर है, दूसरे पे अभी है कोई नहीं, उस पर खर्चा शुरू हो गया है, तो यू विल बी इन बिग ट्रबल, यू विल बी इन हॉट वाटर। तो इस ब्लंडर से बचने के लिए ये करें कि वेट फॉर द टाइम कि आपके पास कस्टमर एनफ आ जाए, यानी कि आपके कस्टमर आपको लगता है कि 500 को टच करने वाले, अब आपको लगता है कि यू आर अप्रोचिंग योर मैक्सिमम सेल्स, नाउ दिस इज एंड वी आर अर्निंग enough amount of revenue and profit, so now it's the time to open another branch। ये है तरीका ओपन करने का। ठीक है, वी हैव earned enough reputation कि हम कोई भी ब्रांच खोलेंगे तो फौरन चल पड़ेगी, तो ये तरीका है, इससे आप अवॉइड कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन को। कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन आएगी बट इट वोंट ट्रबल यू, सिंपल इज दैट। ये हम बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन आपको ट्रबल नहीं करेगी इस वजह से, वरना कॉस्ट तो आएगी आपको ऑफ कोर्स। अच्छा, लेकिन ये भी कि कॉस्ट, आपने लोन ले लिया और लोन वापस नहीं किया जा रहा क्योंकि आपने टू मच एक्सपेंशन की है और बगैर सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, तो अब आपको लोन नहीं दिया जा रहा, इंटरेस्ट देना है, वो बैंक आप पे पेनल्टी डाल रहा है, आपकी कॉस्ट और बढ़ रही है वगैरह वगैरह। तो दिस होल ट्रबल कैन बी अवॉइडेड बाय द मेथड आई जस्ट एक्सप्लेन। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल की बात करते हैं, ये मैंने आगे लिख भी दिया इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, कि आपने दो बिजनेस लेट से मर्ज हुए, अब दोनों का स्टाइल डिफरेंट है। एक है जहां वर्कर्स दे आर गिवन फ्रीडम, ठीक है, और वो खुद से काम करते हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव एंड दे कम अप विद डिफरेंट आइडियाज एंड दे गिव इट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा बिजनेस है जहां पर वर्कर्स आर सपोज्ड टू फॉलो ऑर्डर्स और किसी किस्म की क्रिएटिविटी नहीं है, और वहां पर सजेशन को डिस्करेज किया जाता है और बॉस कहता है जो मैं कहता हूं वो करो। अब ये दोनों बिजनेस अगर मिलेंगे तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मेस विल बी क्रिएटेड। वो दोनों वर्कर्स कभी भी एज अ टीम काम नहीं कर सकेंगे, जेलिंग नहीं हो सकेंगे, क्योंकि दोनों की अप्रोच टू वर्क इज एंटायरली डिफरेंट। जो क्रिएटिव है उनसे को अगर ऑर्डर देंगे दे विल बी डीमोटिवेटेड, अनहैप्पी, ये क्या हो रहा है। जो कि जिनको हमेशा ऑर्डर्स लेने की आदत है उनसे कहेंगे खुद काम करें, दे विल बी अनसर्टन, भाई क्या करें हमें तो पता ही नहीं कैसे करना है, तो एवरीबॉडी विल बी इन अ मेस। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अप्रोच इस्तेमाल करनी है चेंज मैनेजमेंट। वो क्या है कि आपको किसी न किसी एक बिजनेस के वर्कर्स को चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्सपर्ट्स हायर करते हैं जो एम्प्लॉयज को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेन करते हैं कि आपने इस प्रोसेस से किस तरह से फेमिलियर होना है। जो अब नया प्रोसेस है, नया वे है काम करने का, स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो ये तरीका है जिसमें देयर बी नो हार्म दैट वुड बी डन टू द एम्प्लॉइज। वो अनसर्टन नहीं होंगे, अनहैप्पी नहीं होंगे, दे विल नॉट बी क्यूरियस। तो आपने उन तमाम उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। इफ दे हैव क्वेश्चन यू नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, that you won't be having any problem, I'll be there or somebody will be there to train you